अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अबरार गुरु, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे जो आज हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, लाइफ में इतना स्ट्रेस आ गया, एंग्जाइटी आ गई है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये तमाम टर्मिनोलॉजी को और कैसे स्ट्रेस से बचा जा सकता है, कैसे एंग्जाइटी से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ इंसाइडर में खैर मकदम है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो जैसे आपने फरमाया कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ी टर्म है। ये एक हर जगह अगर देखेंगे स्ट्रेस हमारे जब बच्चा पैदा होता है तो उस तब से लेके लाइफ के एंड तक स्ट्रेस रहता है। बट अब ये हमारे तक होता है कि हम स्ट्रेस को कैसे लें। तो एक परफॉर्मेंस के लिए, एक कामयाबी के लिए, एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हमारे एग्जाम्स होते हैं, हम एग्जाम्स के लिए स्ट्रेस ना ले, हम उसको कैजुअली ले तो हम अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे। सेम वे में अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उस स्ट्रेस की वजह से भी क्या होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब होती है। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए, जैसे आपने कहा? तो बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें देखना है कि हमारी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या है, एट अ पर्टिकुलर टाइम हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना है, और हम उन चीज़ों के लिए क्या क्या स्टेप्स लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रोकास्टिनेट ना करें, क्योंकि हमारे प्रोकास्टिनेट करने से ये होता है कि जो हमें प्रेजेंट में करना हो या जिस पे हमें फोकस करना हो, हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, बल्कि उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो उसकी वजह से हमारा जो अभी का परफॉर्मेंस है वो ख़राब होता है। तो बट लिटरल सिचुएशन में जब हम पहुँचते हैं उस टाइम हम पे इतना स्ट्रेस आता है कि हम परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से ओवरऑल क्या होता है, जो भी हमारे एम्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं, वो अचीव नहीं होते हैं। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रेस हम एक जो नॉर्मल एक चीज़ है, ये हमारे लिए परेशानी का एक बायस बन जाता है। उसके अलावा फिर क्या होता है, इससे इस स्ट्रेस की वजह से बाकी जो नफ्सियात की जो अमराज हैं वो शुरू हो जाते हैं। उसी हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ कि जैसे बाकी जो अमराज हैं सेहत के, जो बाकी जो बीमारियां हैं, उनका और इसकी क्या रेलेवेंस है। डिप्रेशन या अगर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें या शुगर की मैं बात करूँगी, शुगर पेशेंट्स अक्सर जो होते हैं एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं। तो उनको क्या चाहिए करना, उनको क्या करना चाहिए और उनको क्या दिखाना चाहिए डॉक्टर को? क्या उनको शुगर की दवाई के साथ साथ ऐसे साइकेट्रिस्ट को भी मिलना चाहिए? जी, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये जो एस्पेक्ट है हेल्थ का, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो भी हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग होती है, हमारा सोचना, हमारा उठना, हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा देखना, हमारा सुनना, ये जो सब है हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन क्या है कि अगर हमारे ब्रेन में जो हार्मोन्स हैं, जैसे कि थायराइड का इशू होता है, हमारे ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, तो उससे हमारी थायराइड फंक्शनिंग होती है। ब्रेन से हमारे कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। ब्रेन से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स निकलते हैं जो क्या काम करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। यही होता है कि अगर हम स्ट्रेस में रहें, हम अगर डिप्रेशन में रहें या परेशानी में रहे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इस डिप्रेशन की फीलिंग्स हो या हम डिप्रेस्ड फील करें ऑल द टाइम। बट ये जो सिम्टम्स हैं, जैसे बॉडीली सिम्टम्स बाकी होते हैं, वो भी आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें हार्ट अटैक जैसी फीलिंग हो रही है, हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। बट लिटरली जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ कोई इशू नहीं होता। उनका इको, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर, वो सब टेस्ट करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट कमिंग टू कंक्लूजन कि हो क्या रहा है उनके साथ। वो स्टिल परेशान होते हैं कि हमारी ये सिम्टम्स क्या है। ऐसे ही एक पेशेंट होता है कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ले रहा होता है, बट स्टिल डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, क्योंकि ये सीधा होता है कि हमारे ब्रेन में जितना स्ट्रेस रहेगा, हम जितने परेशान रहेंगे, हम जितने वरीड रहेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा कि हमारे ब्रेन में से वो स्ट्रेसफुल हार्मोन्स निकलेंगे। उनकी वजह से हमारे जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है, डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट की फंक्शनिंग, वो सब सही नहीं रहेंगी। तो उनकी वजह से हमें सिम्टम्स होंगे। और क्या होता है कि इवन ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हमें इंप्रूवमेंट नहीं लगती है। वो इसलिए होता है क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ कि हमारे में स्ट्रेस है या साइकेट्रिक इशू कोई है, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, उसकी वजह से भी ये जो सब डिसऑर्डर्स हैं ये हो सकते हैं। हम ये बताइएगा कि कैसे हम ये पता लगाएं, जैसे बहुत सारे घरों में वालिदैन होते हैं, उनके बहन भाई होते हैं, तो कैसे वो पता लगाएं कि एक बच्चे को या कोई उनके घर में नौजवान है या बुजुर्ग है या जो डायबिटिक है, उनको कैसे पता चलेगा कि ये एंग्जाइटी का शिकार है और अब इसको अब डॉक्टर के पास रश करना चाहिए, इसको डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूरी हो गई है? एग्जैक्टली ये एक आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम नेग्लेक्ट करते हैं ये सब चीज़ें। अगर कोई कहता है किसी को कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है,
तो जैसे मुझे ही कोई बोलेगा कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं नेगलेक्ट करूँ, मैं बोलूँगा उससे तेरे पास तो सब कुछ है, आप किस चीज़ से परेशान हो। हम बच्चे माँ बाप को बोलते हैं हम आपके पास हैं। बच्चे माँ बाप जब बच्चों को कुछ बोलते हैं कि हमें ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं, जैसे परेशानी लग रही है, फोकस नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो जो काम हम अच्छे से कर रहे थे, जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट था, जो हॉबीज़ थी, इंटरेस्ट थे, वो उनमें नहीं लग रहा है। तो जब हम ये सिम्टम्स लेके अपने पेरेंट्स या जब पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं हमें ऐसा लग रहा है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, हमने तो आपको हर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है, आपका मन क्यों खराब है, आपको बेचैनी क्यों हो रही है, बेकरारी क्यों हो रही है। बट ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी बॉडी में हो रही है, ठीक है। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये सिम्टम्स हमारे हो रहे हैं, तो उसका मतलब कि नहीं, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और जितना हर किसी डिसऑर्डर में ये है, ये खाली मेंटल हेल्थ के रिलेटेड नहीं है, जितना जल्दी हम किसी डिसऑर्डर पे फोकस करेंगे उतना जल्दी वो ट्रीट होगा और उसका आउटकम अच्छा होगा। तो ये जो साइंस होते हैं, हर किसी पेरेंट या हर किसी इंडिविजुअल को अर्ली पिक करनी चाहिए। और अगर समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ, उसके लिए क्लैरिफिकेशन के पास साइकियाट्रिस्ट को एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा इरिटेटेड मूड का होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है किसी की, या बात बात पे चिढ़ जाता है, डिफोकस हो जाता है, तो क्या दवाइयों के बगैर उसको बिहेवियरल थेरेपी देकर हम ठीक कर सकते हैं, या उसकी कोई ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो वो घर पे ही करे जिससे वो ठीक हो जाए? बिल्कुल। जो ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट है, ट्रीटमेंट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो होती है जो आप कह रहे हो बिहेवियरल थेरेपीज होती है, या उस हम ट्रेनिंग्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो एक काउंटर पार्ट है मेडिसिन के लिए। तो ये हम तब डिसाइड कर लेते हैं, एक डॉक्टर डिसाइड कर लेता है कि इस पेशेंट को क्या चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। कभी कभी क्या होता है कि जो काउंसलिंग या ट्रेनिंग का जो सेशन होता है, ये कम से कम 6 to 8 वीक्स तक चलता है। तो क्या होता है कि जब पेशेंट एक स्टार्ट कर लेता है, इन बिटवीन वो छोड़ देता है, क्योंकि उसके सिम्टम्स में कोई रिलीफ नहीं आता इमीडिएटली, क्योंकि उसको सीखनी होती है ये टेक्निक्स, ये जो बिहेवियर या कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं वो सीखनी होती हैं। तो वाइल एज क्या होता है कि मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो क्विक होता है। तो दोनों का जो रोल है इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन का भी एज वेल एज जो ये थेरेपीज है दोनों का। बट अल्टीमेटली ये क्या, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि एट अ टाइम हम या कहेंगे थेरेपीज कर ले या मेडिसिन कर ले, तो उसमें डिफिकल्टीज आ सकती है किसी किसी को, और ये डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। अगर कम सीवियरिटी है तो हम काउंसलिंग से या कोपिंग स्ट्रैटेजी से या बिहेवियरल थेरेपी से उनको ठीक कर सकते हैं। बट अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो मेडिकेशंस का रोल बनता है उसमें। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, बहुत ये करता है, या आपके पास कैसे पेशेंट्स आते हैं जिनको आप ट्रीट करते हैं, या किस तरीके के पेशेंट्स के साथ आपने अभी तक डील किया? एक्चुअली ना साइकेट्री में वेरिड प्रेजेंटेशन होती हैं। यूजुअली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं एंजाइटी के या डिप्रेशन के, यूजुअली हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स एज सच नहीं फील करते हैं कि हमें डिप्रेशन है, बट उसमें क्या होता है कि उनको फील होता है कि लेथार्जी फील होती है, जो कहते हैं कि हमें जो हमारे जिस्म में कोई एनर्जी नहीं है, हम जो काम अच्छे से कर पाते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें फोकस करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, छोटी चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचने लगते हैं, हमारी भूख कम हो गई है, नींद कम हो गई है, तो हॉबीज़ का इंटरेस्ट नहीं रहा है। अब नेगेटिव थॉट्स आते हैं अपने बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, फ्यूचर के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हम कोई काम करते हैं हम उसमें डाउट रहता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम हाथ धोते हैं, हम नहाते हैं या वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ताला रखते हैं, गैस बंद करते हैं, हमें इतना डाउट रहता है कि हमें एक ही काम के साथ बहुत टाइम देना पड़ता है, बार बार चेक करना पड़ता है। इतना उस टर्म को क्या बोलते हैं? उस वो जो टर्म होती है वो तो ये है उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो ऑब्सेशंस होते हैं, कंपल्शंस होते हैं। ऑब्सेशंस हो गए जो हमें थॉट्स आते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने हाथ धोए, मेरे हाथ अभी क्लीन नहीं है, मैं फिर से जाके धोता हूँ, तो जो वो धोने का पार्ट है दैट्स कंपल्शन। और जो मेरे दिमाग में बार बार इररिलेवेंट थॉट आ रहा है, मुझे पता है कि नहीं मैंने हाथ धोए, मेरे हाथ क्लीन है, बट स्टिल मेरे दिमाग में बात आ रही है कि नहीं धोने हैं। तो हम इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये जो है कि ये पर्टिकुलरली एक चीज़ के साथ नहीं है, इसके साथ बहुत प्रेजेंटेशंस होती हैं, ये वैरिड कर सकता है। किसी को पढ़ाई के रिलेटेड, किसी को एकेडमिक्स जो उसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं, लर्निंग में आती हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती हैं। इसकी वजह से हम अमूमन देखते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कम होता है, हमें समझ नहीं आता। लाइक हमें लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं ये परफेक्शनिज्म के लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर कोई चीज़ परफेक्ट हो। बट इस परफेक्शनिज्म की वजह से क्या हो रहा है
कि जो उसकी रोज़मर्रा की बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उसको काम पे जाना है, उसको फैमिली अटेंड करनी है, उसको पढ़ाई करनी है, वो सब इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो परफेक्शनिज्म है, जब ये एक इंसान की नॉर्मल रूटीन का बाइस बनेगा कि वो डिस्टर्ब हो जाए, तो वो जान लेना चाहिए कि नो, वी नीड टू सी अ डॉक्टर, वी नीड टू सी कि हमारे साथ कुछ डिफरेंट हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि अभी भी हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में वो एक स्टिग्मा है इस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड? मतलब लोग बोलते हैं कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो अगर डॉक्टर के पास जाया जाए या कोई डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा है तो उसको पागल बोलते हैं, ये पागल है, पागल डॉक्टर के पास गया था। तो मतलब कैसे इस स्टिग्मा को कम किया जाए और कैसे ये चीज़ कम हो जाए समाज में, और लोग जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज को लाइटली नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगे और जल्दी डॉक्टर के पास आते हैं? एक्चुअली देखिए, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ की कि ये स्टिग्मा खाली स्टिग्मा लोगों के साथ नहीं है, स्टिग्मा डॉक्टर के साथ भी है। तो ये ऐसा चीज़ है कि जो इवन हम देखते हैं कि जो हमारे काउंटर पार्ट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो हेजिटेट करते हैं पेशेंट्स को रेफ़र करने के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर वो किसी पेशेंट को कहेंगे कि आपको साइकियाट्री इशू है, एंग्जाइटी है, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि हम उनको बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम पागल हैं क्या, ठीक है, हम क्यों साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। बट ये जो पागल है, ये एक टर्म है, ये वाइड ब्रॉडर एस्पेक्ट अगर इसका देखिए साइकियाट्री का, तो इसमें बहुत सारी ऐसे डिसऑर्डर्स आते हैं जो नॉर्मल एक है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ होता है, हम उसको नहीं कहते हैं कि तुम्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे। या किसी को थायराइड की होती है, हाइपरटेंशन की होती है, ये एक बॉडी में चेंज होती है, तो उस चेंज की वजह से डिसऑर्डर हो रहा है। वैसे हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, नॉर्मल हमारी बॉडी में कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, उनमें एबनॉर्मेलिटी या हम कोप नहीं कर पाते, उसकी वजह से होता है। और ये जो स्टिग्मा की बात आपने कही, अगर हम देखेंगे हमारे कश्मीर में या कश्मीर के पर्सपेक्टिव से, यहाँ स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं डॉक्टर्स के पास, बट वो देखते हैं कि हम अगर डॉक्टर के पास गए हम क्या करें। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं, आपको क्या हुआ है, आप क्यों डॉक्टर के पास जाओगे, साइकियाट्रिस्ट के पास। उनको लगता है ये लेवल। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इन दवाइयों की आदत लग जाएगी, लत लग जाएगी। वो एक एस्पेक्ट है। सबसे पहला जो स्टिग्मा का एस्पेक्ट है कि हमें लेबल कर लेंगे पागल, तो वो है। बट वो जो पागल है, दैट्स अ डिफरेंट टर्म। वो एक डिसऑर्डर अगर हम कहेंगे, जिस मखसूस एक डिसऑर्डर है जिस टर्म के लिए वो यूज किया जाता था पुराने जमाने में, बट वो अब इन जनरल साइकेट्री पे अप्लाई की जाती है। और जो आपने मेडिसिन का कहा, मेडिसिन का ऐसा है कि ये ऐसी नहीं है। मेडिसिन हमारे ऐसे होते हैं साइकेट्री में, हमें कोर्स करना पड़ता है। हमारे ब्रेन में जो भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं, हमारे ब्रेन में बैरियर्स होते हैं, हम उनको ब्लड ब्रेन बैरियर्स कहते हैं। तो अगर हम कोई दवाई खाते हैं तो वो डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जाती है, वो हज़ारों फिल्टर से होके ब्रेन में पहुंचती है। तो जो उस ब्रेन में पहुंचने की लेवल होती है उसकी, तो बहुत कम होती है। तो एट अ टाइम हम ज़्यादा हाई डोज नहीं दे सकते हैं, वी हैव टू स्टार्ट लो। तो उसकी वजह से ये जो दवाइयाँ हैं बहुत टाइम तक चलती है। एज ये हार्मोनल दवाइयाँ होती हैं, न्यूरोकेमिकल दवाइयाँ होती हैं, इनको अपनी लेवल बिल्ड करने में और इफेक्ट दिखाने में कम से कम टाइम लगता है। हाँ, अब दो टाइप की दवाइयाँ होती हैं। कुछ होती हैं कि जिनकी आदत नहीं होती है, बट कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनकी आदत होती है, ठीक है, जैसे सेडेटिव्स होते हैं या नींद की दवाइयाँ होती है। आप देखोगे बहुत सारे लोग खुद से खा रहे होते हैं, फिर उनको छोड़ नहीं पाते हैं वो। तो वो कुछ पैटर्न या एक या दो किस्म की दवाइयाँ होती हैं जिनकी आदत होती है। तो उस चीज़ के लिए हमेशा ये है कि डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ अगर करेंगे तो वो जो रिस्क है डिपेंडेंस का, दवाइयों का डिपेंडेंट होना, तो वो नहीं रहेगा। बट अगर इंसान खुद से करेगा तो हाई चांसेस होते हैं कि दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाए एक पेशेंट। मैंने कुछ ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं ना किसी काम को लेकर। वो रात दिन मेहनत करेंगे, हमें ये करना है तो बस अभी ख़त्म कर देना है, या किसी चीज़ के साथ बैठ गए तो एक ही चीज़ के साथ बैठे रहेंगे, मतलब उसी चीज़ नहीं, हमें ख़त्म करना है किसी भी सूरत में। या ड्राइव करेंगे तो ड्राइव ही करते रहेंगे, या कोई भी काम जैसे इन जनरल तो करते ही रहते हैं। इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतना ज़्यादा ये होता है, बड़े हाई इसमें होते हैं, तो मूड में होते हैं। तो उस चीज़ को कैसे आप ट्रीट करते हैं और उसको क्या कहते हैं, उसको उस टर्म को क्या कहते हैं? ऐसे में पेशेंट क्या कभी लो भी हो जाता है? कभी वो पेशेंट उसी पेशेंट को मैं कभी लो भी देखती हूँ, मतलब मेरी नज़र में कोई पेशेंट ऐसा है जिसको मैं लो जिसको मैं कभी लो भी देखती हूँ, वो डिप्रेस्ड हो गया, अचानक से डिप्रेस्ड है और वो बिल्कुल फिर बात वगैरह नहीं करे। तो ये जो आप कह रहे हो, जो सिम्टम क्लस्टर आप कह रहे हैं ना, इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, ये दो पोल्स होते हैं, एक डिप्रेशन होता है और दूसरा एंग्जाइटी होता है। जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में क्या होता है कि इंसान लो फील करता है, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी कहा,
डिमोटिवेटेड रहता है, बॉडी एनर्जी लो रहती है। दूसरा जो फेज़ होता है वो मैनिक फेज़ होता है। मैनिक फेज़ में क्या होता है कि इंसान को लगता है कि उसकी बॉडी एनर्जी इतनी ज़्यादा है, वो कुछ भी अचीव करेगा, उसको ग्रैंडियस फील होता है, लगता है कि ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। रेकलेस स्पेंडिंग होती है, हाइपर रिलीजियोसिटी होती है, आउट ऑफ प्रोपोर्शनल जो भी सिम्टम होगा आउट ऑफ प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट बहुत सारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड है। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनमें इंसान ना शक करता है, या कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनमें इंसान कहता है कि जो वो चीज़ें कहता है जो पॉसिबल ही नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एक इंसान कहेगा कि मेरे नेबर्स मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, इवन उसके फैमिली वाले उसको कहेंगे कि नहीं, देयर इज़ नो सर्टेन एविडेंस टू दैट, कोई प्रूव नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे। स्टिल कभी कभी किसी को फील होता है कि नो, दे आर प्लानिंग, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे खिलाफ प्लान कर रहे हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मुझे ट्रैक किया जा रहा है, मेरे को नुकसान। एग्जैक्टली। तो ये सब चीज़ें हैं। या कोई कहता है कि वो बैठा होगा तो वो कहेगा कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, मेरे कानों में आवाज़ें हो रही है। लिटरली जैसे वो कमरे में बैठा है, कमरे में बैठ के वो कहेगा कि मेरे कानों में ऐसे कुछ हो रहा है कि जैसे कोई बात कर रहा है, मेरे खिलाफ बात कर रहा है, मेरे मुतल्लिक बात कर रहा है। दरअसल होता क्या है, वो उसके साथ क्या हो रहा होता है? वो एक्चुअली वही होता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनकी डिफिशियंसी या उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से उसको जो सब कुछ लगता है, हम उनको डिल्यूजन्स कहते हैं और हैलुसिनेशंस कहते हैं, उसको लगता है, ऐसा लगता है कि जो भी वो सोच रहा है या जो भी उसके मन में आ रहा है वो सच है। ठीक है। तो बहुत वैसे वैसे पेशेंट्स का क्या होता है कि उनकी इंसाइट नहीं होती है। अगर आप उनको बोलोगे कि नहीं ये सच नहीं है, आप उनको प्रूफ भी दोगे, एविडेंस भी दोगे, वो स्टिल आपको कहेंगे कि नहीं, जो हम देख रहे हैं या हम सोच रहे हैं वो सच है। ठीक है। तो उन पेशेंट्स को ट्रीट करना डिफरेंट है। ठीक है। तो उनके लिए प्रॉपरली हमें उनको मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं, उनकी मेडिकेशंस लॉन्ग टाइम चलती है। ठीक है। और अनलेस एंड अनटिल अगर मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, वी हैव टू गो अर्ली, जितना अर्ली हम स्टार्ट कर लेंगे उतना जल्दी इंप्रूवमेंट भी आती है। तो वो चीज़ है कि घर वालों को वो देखना है, दे डोंट हैव टू डिनाई दिस थिंग। जितना जल्दी वो देखेंगे, पिकअप करेंगे, उतना जल्दी ना उसकी ट्रीटमेंट होगी और रिकवरी भी फास्ट होगी। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है रिलेटेड टू, जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन्स के साथ एडिक्ट हो गए हैं, तो इतनी एडिक्शन बढ़ गई है, फ़ोन छोड़ते ही नहीं है, हाथ से फ़ोन छूटता ही नहीं है। आज अब ये बच्चों की ही बात नहीं है, बड़ों की भी बात है, बड़े भी अक्सर फ़ोन ही इस्तेमाल करते हैं। इससे जो लाइफ का मतलब वो होता है ना कि वन ऑन वन मीट होता है, वो भी कम हो गया, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो गई, वो ये। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो ये चेंज आई है, जो डिजिटलाइजेशन हुई है हमारी ज़िंदगी में, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जिनसे आसानी हो गई है, सहूलियत हो गई है। हमें कुछ सर्च करना है, हमें कुछ ढूंढना है, हमें एप्लीकेशन भरनी है, फॉर्म भरना है, हमें कोई चैनल देखनी है, हमें एजुकेशनल वीडियोस देखने हैं अपनी पढ़ाई के रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड। बट वही चीज़ जब होती है जब हम अननेसेसरी एंड अनएक्सेसिवली देखते हैं। जैसे कि अगर घर में आप आते हो, आपके मोबाइल में इंस्टॉल है यूट्यूब, इंस्टॉल है आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम इंस्टॉल है, जो आजकल हम देखते हैं बच्चों में जो जो चीज़ें कर रहे होते हैं, हम पूछते हैं उनसे क्या करते हो, कहते हैं हम स्क्रॉल करते रहते हैं। क्या स्क्रॉल करते हो? वीडियोज़ या शॉर्ट्स। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे एज अ पेरेंट हम मैच्योर इनफ होते हैं कि हमें क्या देखना है और हमें क्या नहीं देखना है। ठीक है। बट अगर हम वही चीज़ करेंगे, जैसे हम खुद स्क्रॉल कर रहे हैं, हम रील्स देख रहे हैं या बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो जब यही बच्चे के पास मोबाइल होता है तो उसको लगता है कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली, कि उनको देखना है हम अपने बच्चों को कैसे अपने साथ इन्वॉल्व करें, हम कैसे अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। जब वो उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, वो अपना फ़ोन साइड में रखेंगे, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होंगे, तब जाके बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे। अदरवाइज क्या होगा, पेरेंट्स भी अपने मोबाइल के साथ। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जो बच्चे एडिक्ट हो गए हों इससे? ये एक एपिडेमिक है आजकल की। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे एडिक्ट हो गए मोबाइल फ़ोन के, बट वो नहीं देखते हैं कि वो खुद एडिक्ट हो चुके होते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें खाली बच्चों में अप्लाई नहीं करना है, हमें खुद अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना है कि हमारी जो फ़ोन ड्यूरेशन है, जो स्क्रीन टाइम है हमारा, वो कितना होना चाहिए। तो जब हम उस पर कंट्रोल खुद रखेंगे तब जाके हम बच्चों पे भी कंट्रोल रख सकते हैं। एज ए साइकेट्रिस्ट आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कितना टाइम कंज्यूम किया जाना चाहिए फ़ोन पे? ऐसा वही स्क्रीन टाइम उतना होना चाहिए जितना आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रोडक्टिविटी मतलब जैसे अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, इफ़ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो मुझे उतना ही यूज़ करना है जितना मुझे काम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे अगर हम कभी शॉपिंग कर लेते हैं, कभी कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, हम कहीं ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, उन चीज़ों के लिए होना चाहिए। बट अननेसेसरली जब हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें हम नहीं कह सकते हैं कि देयर शुड बी पर्टिकुलर टाइम। तो वही होना चाहिए जब तक ये हमें बेनिफिट करता है, वी शुड यूटिलाइज इट। वंस वी सी कि ये हमारे
फ़ायदे का नहीं है, हमारे पे नुकसान हो रहा है इस चीज़ों से, मोबाइल यूज़ या डिजिटल मीडिया या कुछ भी यूज़ करने से, तो वो शुड स्टॉप यूजिंग इट। जी। डॉक्टर साहब, आखिर पर मैं ये जानना चाहूँगी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को अपने तई, ताकि ये जो मैंने इनिशियली बात की थी कि स्टिग्मा है वो ख़त्म हो जाए और लोग जो है वो साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करें। एग्जैक्टली, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है तो हमारी बॉडी ठीक है, अगर हमारी बॉडी ठीक है तो हमारी प्रोडक्टिविटी ठीक है। सो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि हमें सबको मिलके जो इसके रिलेटेड स्टिग्मा है, स्टिग्मा कम करना है। हमें अंडरस्टैंड करने हैं कि साइकेट्रिक सिम्टम्स जो है वो किसी में भी हो सकते हैं। इट्स नॉट पर्टिकुलरली गरीब में होंगे, अमीर में होंगे, स्टूडेंट में होंगे, अनएम्प्लॉयड में होंगे, एम्प्लॉयड में होंगे, हर किसी में हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके हमें अंडरस्टैंड करना है और हेल्प मांगनी है, हेल्प देखना है कहाँ हेल्प होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि मेडिकेशन ही ओनली सोल्यूशन है। जस्ट बाय सीकिंग ए हेल्प भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों का हल निकल आता है। तो मेरी सबसे गुजारिश ये है कि जितनी भी हो सके अपनी मेंटल हेल्थ का केयर रखें, अपना ख्याल रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अबरार गुरु जो बात कर रहे थे और इन्होंने रोशनी डाली मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर जो कि साइकोलॉजिकल हैं। साइकेट्रिस्ट को कब दिखाना चाहिए और किन इश्यूज़ पे जो है बात करनी चाहिए और हेल्प मांगनी चाहिए। ख़ास तौर पर इन्होंने बात की हेल्प के सिलसिले में कि ज़रूरी नहीं है मेडिकेशन ही, और स्टिग्मा को कम किया जाना चाहिए कि स्टिग्मा ये कि हमें डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना है, शायद हमें पागल करार दिया जाएगा। तो इस हवाले से भी इन्होंने मैसेज दी लार्जर ऑडियंस को। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे न्यूज़ इनसाइडर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।